तो नमस्कार दोस्तों, परमार्थ की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है हिंदी भाषा शिक्षण से ही कह सकते हैं कि पेडागोजी के यहाँ पे प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो जो लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर तो करते नहीं है, एक बार शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आज के जो प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, याद रखिएगा 1 से लेके 5 से और 6 से लेके 8 तक के प्रश्नों को शामिल किया गया, जिसमें प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 25 है, जिसमें से आप लोगों का टारगेट रखा गया है 20 प्रश्नों का। अगर आप लोग सीटेट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो आज कम से कम 20 प्रश्न आप लोग कर लेंगे। और जितने लोगों का 20 प्रश्न सही होगा कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आज आप लोगों ने कितने प्रश्न यहाँ पे सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा में सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि बहुभाषा शिक्षण से। बहुभाषा शिक्षण का मतलब होता है कि सभी बालकों की अपनी अपनी भाषाएं हैं और उसे कक्षा में लेके आ रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि भाषा अर्जन, यानी जो भी आप बता रहे हैं उसे क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो इस आधार पर पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। परभाषा का मतलब होता है आप किसी, याद रखिएगा, किसी एक भाषा में आप सुना रहे हैं अपने अपने व्याख्यान को या फिर अपने भाषाओं को या फिर कहानी को सुना रहे हैं, और जो बालक हैं वो बहुभाषिकता के तौर पे हैं और वो अपने अपने भाषाओं में सीख कर उसे क्या कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा, या फिर कह सकते हैं ट्रांसलेट करते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। दूसरा प्रश्न बहुत ही बेहतर है। दूसरा प्रश्न ये करा है कि कक्षा 7 के अध्यापिका जोड़ियों पेरिस में ये कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिससे सभी जोड़ियां कराए को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देता है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य में पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में ये मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि में क्या करना है, देखिए तुलना करने की बात कर रहा है। तो पहला कर रहा है वाक्य श्रुतलेख, यानी वाक्य को सुनकर लिखना गलत है, क्योंकि ये कहानी आधा वो लिख रहे हैं आधा वो लिख रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है पारस्परिक श्रुतलेख, यानी कह रहा है पारस्परिक मतलब एक बार मतलब एक बार एक बोल रहा है तो दो लिख रहा है, और एक बार दो वाला बोल रहा है, दो जोड़ियां हैं तो दूसरा वाला बोल रहा है तो पहला लिख रहा है। तो कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पारस्परिक श्रुतलेख के साथ जाएगा, क्योंकि सुन कर लिख रहे हैं पारी, यानी उनकी पारियां हैं। एक बार वो बोलेगा तो दूसरा लिखेगा, दूसरा बोलेगा तो पहला लिखेगा। इस आधार पे कह सकते हैं पारस्परिक श्रुतलेख। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि वह भाषा क्या है। कह रहा है वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंत क्रिया के लिए करते हैं। तो पहला कह रहा है संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, दूसरा कह रहा है कि अंतर व्यक्तित्व भाषा निपुणता, तीसरा कह रहा है कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा की कह रहा है, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेषण कौशल। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए तीसरे का। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वह भाषा क्या है, यानी कौन सी ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग आप दिन प्रतिदिन करते हैं, रोज दिनचर्या में करते हैं, और आमने सामने यानी एक आपके सामने कोई व्यक्ति है उससे आप करते हैं, अंतः क्रिया के लिए करते हैं। तो पहला का संप्रेषणात्मक भाषा, संप्रेषणात्मक भाषा कौशल का मतलब होता है, याद रखिएगा, इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजना, यानी आप ये यहाँ से दूसरे माध्यम भेज रहे हैं, केवल वहां पे भेजने का कार्य हो रहा है। इस आधार पे ये आपका गलत है। अंतर व्यक्तित्व भाषा, यानी आपके अंदर जो भाषा है उसका प्रयोग करने के लिए कर रहा है, ये भी गलत है आपका। तीसरे का यहाँ पे करा संज्ञानात्मक मतलब होता है सीखना, यहाँ पे अकादमिक भाषा को यहाँ पे करा निपुणता, ये तो गलत है। कह रहा है कि बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेषण कौशल, बुनियादी का मतलब होता है आपके जीवन काल में जो भी घटित हो रही है उससे संबंधित। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया चौथा एकदम करेक्ट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा हमारा देखिए कह रहा है कि मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाले अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस वाक्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों से किसका विकास करने की चेष्टा करता है। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि समालोचनात्मक भाषा विकास की, दूसरा कह रहा है कि उच्च स्तरीय भाषा कौशल की, और तीसरा कह रहा है कि समालोचनात्मक आरक्षण कौशल की, और यहाँ पे चौथा साक्षरता कौशल की, और चौथा कह रहा है कि समालोचन
समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र की। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का किसके साथ जाएगा? देखिए चौथे का जो जाएगा समालोचनात्मक साक्षरता कौशल से जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। देखिए पांचवा प्रश्न हमारा करा है शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु विषय वस्तु संवाद किया जाता है और जिससे समीपस्थ विकास क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पाठ बोधन में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहते हैं? पहला करा है संज्ञान संरचनात्मक उपागम, दूसरा करा है कि मॉडल पठन, तीसरा करा है व्याकरण अनुवाद विधि और चौथा करा है कि पारस्परिक शिक्षण। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का किसके साथ जाएगा? तो ये जो जाएगा आपका पारस्परिक शिक्षण कौशल के अंतर्गत आएगा। जितने लोगों का आया है एकदम चौथा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखते हैं क्या करा है। छठा प्रश्न करा है कि उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? तो पहला करा है कि उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्ति को समझने के बदले सुधार लाने की जरूरत है। तो छठे का करा है। छठे का तो देखिए यही हमारा राइट आंसर होगा, लेकिन उससे बेहतर प्रश्न अगर ऑप्शन मिल रहा है तो उसको भी हम देख लेते हैं। करा है कि उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाते हैं। अधिक यहाँ पे नहीं बात किया है, उपचारात्मक की बात किया है, तो ये ऑप्शन आपका दूसरा गलत है। तीसरा करा उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयाम कुछ की बात कर रहा है, तो ये गलत है। उपचारात्मक में सभी आपके जो दुविधा है उसे दूर करने की बात होती है। तो चौथा करा है हमारा उन अध्यापकों के लिए नहीं है, ये अध्यापक शिक्षक दोनों के लिए, छात्र दोनों के लिए। इस आधार पे हम कह सकते हैं जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला एकदम करेक्ट। सातवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। सातवां देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। सातवां प्रश्न ये करा है कि भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। तो पहला करा त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन होना, दूसरा करा कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, और तीसरा करा है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, और चौथा करा है भाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन करना। तो सातवें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे क्या कहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात किया है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा केवल और भारतीय भाषाओं को नहीं, ये गलत है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करना नहीं, सभी भाषाओं को जोड़कर त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय की भाषा की बात किया है। राइट आंसर जाएगा सातवें का तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आठवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि कोझिकोड कह रहा है कि कोझिकोड के एक विशेष समुदाय ने बोली जा रही मलयालम इसी स्थान दूसरे स्थान में बोली जाने वाली मलयालम से थोड़ी भिन्न है। विशेष समुदाय वाली बोली जा रही मलयालम किस रूप से? कह रहा है कि एक स्थान है जिसका नाम कोली, यहाँ पे कह रहा है कि कोझिकोड है, वहां पे विशेष समुदाय की में बोली यानी विशेष रूप से दो भाषाएं बोली जाती हैं। मतलब एक भाषाएं जो थोड़ी हैं वो किस बोली जा रही है, और उसी स्थान पर एक दूसरी भाषा यानी एक ही स्थान पर दो भाषाओं को बोला जा रहा है। ऐसी जो वो भाषाएं बोली जा रही हैं उस भाषा को किस रूप में जाना जाएगा? तो पहला करा है कि मलयालम और सामाजिक बोली, दूसरा करा ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं होंगी, और तीसरा करा है कि मलयालम के दो प्रकार, और चौथा करा है कि मलयालम क्षेत्रीय बोली। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का किसके साथ जाएगा? तो याद रखिएगा आठवें का जो जाएगा हमारा यहाँ पे मलयालम की सामाजिक बोली, उसके समाज में ऐसी भाषाएं बोली जा रही है। इस आधार पे देखिए क्या होता है, ये भाषाएं कैसे उत्पन्न होती है। मान लीजिए ये गांव है कोई, ठीक, मान लीजिए ये गांव है और इसके बगल में दो गांव और है, ठीक है। इसके बगल में एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, ठीक है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड दो गांव है, और यहाँ पे थोड़ी सी दूसरी भाषा बोली जा रही है, और यहाँ पे थोड़ी सी दूसरी भाषा बोली जाएगी, और यहाँ पे एक भाषा बोली जा रही है। ये जो प्रभाव पड़ेगा आधा जो इसका भाषा का प्रयोग पड़ेगा, आधा दूसरे भाषा का। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि एक ही जगह पे दो गाँव होने पर इस एक गाँव में दोनों भाषाओं का प्रचलन होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे आठवें का पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला एकदम करेक्ट है। आगे बोलते हैं यहाँ पे आगे नवा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? तो पहला करा व्याकरण अधिगम के लिए पठन, दूसरा करा आनंद के लिए पठन, तीसरा करा कि सराहना बोध के पठन, और चौथा करा कि वही श्वेसन यहाँ पे करा है कि के लिए पठन। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? नौवें का जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे करा निम्नलिखित में से कौन से विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के ही साथ जाएगा। व्याकरण अधिगम के पठन में केवल नियमों की बात किया जाएगा। याद रखिएगा किसकी बात किया जाएगा? नियमों की बात केवल किया जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले से जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे।
10वां प्रश्न ये कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि त्रिभाषा यानी 3 भाषाएं जहां पर बोली जाती हैं, ऐसे में कौन सी कथन सही होगा। पहला कह रहा है कि मातृभाषा, घर की भाषा, हिंदी भाषा प्रथम के रूप में। दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे मातृभाषा, घर की भाषा, अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। और तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय प्रथम भाषा। तो यही राइट आंसर होगा, क्षेत्रीय। यहाँ पे दे दिया है, क्षेत्र की बात किया है, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे तीसरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म से निपुणता आवश्यकता के रूप में की तरह अनुशंसा करती है। तो पहला कह रहा है कि व्याकरण अनुवाद, दूसरा कह रहा है कि कुशल, यहाँ पे कह रहा है कि कुल भौतिक प्रक्रिया, तीसरा कह रहा है श्रव्य भाषा, चौथा कह रहा है हमारा यहाँ पे संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षक। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे बात किया है ड्रिल एवं भाषा औपचारिक गुणधर्म निपुणता की बात किया है, तो ये जाएगा आपका यहाँ पे तीसरे का श्रव्य, यहाँ पे कह रहा है कि भाषावाद के। क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी भाषा को आप सीखेंगे, सुनेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे उसकी मंथन करेंगे, फिर इसके बाद लिखने का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। 12वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है। तो पहला कह रहा है कि व्यवहार, यहाँ पे कह रहा है व्यवहारिक तत्वों और त्रुटियों की पहचान करना। दूसरा करा किसी व्याकरणिक तत्वों को कैसे किया जाए ये जानना। और तीसरा करा है किसी भाषा के शब्द का उच्चारण जानना। और चौथा करा है कि व्याकरण तत्वों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो घोषणात्मक की बात किया है, तो व्याकरण तत्वों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही क्या होता है, घोषणात्मक तत्व। मतलब क्या होता है कि आप उसमें लिख दिए बातों को और उसके आधार पे जो शिक्षक है, छात्र हैं, उनको चलना अनिवार्य है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13वां का प्रश्न ये कह रहा है कि परभाषा व्यवहार, यहाँ पर कह रहा है ट्रायंगुलेशन, मतलब कह रहा है कि ट्रांसलेटिंग क्या होता है। तो पहला हमारा कह रहा है एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं से संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने वाली शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया। तो यहाँ पे देखिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक भाषा में कई प्रकार की, एक ही विद्यालय में कई भाषा बोली जा रही है और उस भाषाओं को एक माध्यम बनाकर सीखा जाता है। और दूसरा कह रहा है हमारा विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़नी चाहिए, इस पर मुद्दे पर शिक्षा नीति, कितनी नहीं, हर एक भाषा को महत्व देना है। इस आधार पर हम कह सकते हैं ये गलत है। जो तीसरा करा है भाषाओं के शिक्षण अधिगम के द्वारा एक भाषा में से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है, ये भी गलत है। चौथा कह रहा है यहाँ पे हमारा कि भाषाएं किस तरह से एक समय पर अवधि के दौरान अपना रूप बदलती है, ये भी गलत है। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस रूप में यहाँ पे टाइपोलॉजी लॉजी का है। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे जो टॉपिक से हमारा, छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहते हैं, लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो पहला हमारा ये कह रहा है कि पाठ का यहाँ पे विस्तार करने वाला प्रश्न यानी यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा हमारा कह रहा है कि विमर्श संबंधित प्रश्न होना चाहिए। तीसरा कह रहा है अभिव्यक्त परक प्रश्न होना चाहिए। और चौथा कह रहा है दीर्घ उत्तरी प्रश्न होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, आपको उसको 120 शब्दों में लिखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाठ का यहाँ पे करेंगे विस्तार करने वाला प्रश्न होना चाहिए, ताकि आपको सामने वाला समझ सके कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले सर जाएगा। 15वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। तो 15 का प्रश्न करा है हमारा कि निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला हमारा देखिए क्या करा है कि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा राज्य भाषा हिंदी रूप करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं सीख जाते हैं। ठीक। और यहाँ पे दूसरा कराए तो गलत है, कम से कम 2 ही भाषा नहीं, जितना उन्हें सीखना का होगा वो सीख लेंगे। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा हमारा देखिए क्या करा है कि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा के रूप में करते हैं, 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाओं को सीख लेते हैं, एकदम सही है। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का देखिए कह रहा है कि यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यालयों में विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास की प्रयास किया जा रहा है। तो पहला करा समालोचनात्मक साक्षरता, दूसरा करा है कि साक्षरता विकास, और तीसरा करा है कि समालोचनात्मक विशेष विश्लेषण, और चौथा करा है कि यहाँ पे प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र। तो 16 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रक्रिया आधारित नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि विपरीत परिस्थितियों के दृष्टिकोण की बात किया है, तो इस आधार पे ये गलत है। समालोचनात्मक विश्लेषण की बात कर रहा है, यहाँ पे बाँटने की बात कर रहा है। बाँटने की बात कर रहा है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं ये भी आपका ऑप्शन गलत है। साक्षरता विकास की बात किया है, याद रखिएगा, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पे विपरीत दृष्टिकोण की बात किया है, समालोचनात्मक साक्षरता की बात किया है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17 का प्रश्न ये कराएगा, कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। उन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का वितरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं का क्या क्या कहेंगे? तो पहला कह रहा है खाना पकाने के बर्तन, दूसरा का वास्तविक जीने के जीवन के कार्य, तीसरा कह रहा है कि शिक्षण सामग्री, चौथा कह रहा है वास्तविक वस्तुएं, रियलिया। तो यहाँ पे रियलिया, तो राइट आंसर यहाँ पे 17वें का किसके साथ जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? वास्तविक वस्तुएं जो हैं उसके साथ। वास्तविक जीवन कार्य नहीं है, वास्तविक वस्तुएं हैं। इसलिए क्या कर रहा है? खाना बनाना है, चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात आदि को लेकर आ रही हैं। ठीक, आदि को लेकर आ रही हैं, तो राइट आंसर वास्तविक वस्तुओं को दिखा रही है। इस आधार पे हम कह सकते हैं राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा आया 17वें का एकदम करेक्ट है। अपना अपना आंसर काउंट करते चलिएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे यहाँ पे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे? लेखन कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, अध्ययन कौशल, श्रवण कौशल। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 18वें का। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 18वें का जो जाएगा अध्ययन कर, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी क्या करते हैं? दिए गए वो कर्तव्य को, यानी दिया गया है, ठीक है, अध्ययन दिया गया है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर समझ रहे हैं, तो अध्ययन कर रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं तो अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरा। जितने लोगों का एकदम करेक्ट आंसर है। 19वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 19वां देख लेते हैं क्या करा है। 19 का ये करा है अधिगम प्रतिकूल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाने हैं। तो पहला हमारा करा है कि सभी कौशल के अधिगम न्यूनतम स्तर पर प्राप्त करना। दूसरा करा है कि भाषागत यहाँ पे तथ्यों के मापन संदर्भ में प्राप्त करना। और तीसरा करा है कि व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। और चौथा करा है दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से 19 का कमेंट कर दीजिए। तो 19 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के दक्षता मापन के संदर्भ में होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे। 20वां देखिए प्रश्न कह रहा है कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा है सहजता प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम समर्पित करता है। और यहाँ पे हमारा देखिए यही सही होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्विभाषा अधिगम समर्पित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। लेकिन दूसरा देखिए कह रहा है कि प्रथम भाषा अधिगम द्वितीय भाषा दोनों में तरह तरह के अलग होते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि सहज प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम अवरोध नहीं, रुकावट नहीं होता है, एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं। चौथा कह रहा है सहज प्रथम भाषा के रूप में द्वितीय भाषा अधिगम की लेन देन करता है, नहीं। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे। 21 का हमारा करा है कि कक्षा 7 विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है। और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषा आती है। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? तो पहला कह रहा है कोड से आगे जाना, दूसरा वाला कह रहा है अंतरभाषा, तीसरा कह रहा है कि परभाषिक, चौथा कह रहा है कि कोड जाल। तो राइट आंसर यहाँ पे 21 का किसके साथ जाएगा? तो 21 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे परभाषिक के साथ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा 21, क्योंकि वो भाषाओं को समझने का प्रयास कर रहा है, दूसरी भाषाओं को अपने भाषा में। करा कि यह अकादमिक भाषा का विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता संबंधित है। तो पहला हमारा कह रहा है कि संप्रदात्मक निपुणता, दूसरा कह रहा है कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, यही राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक, राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा। अंतरभाषा निपुणता नहीं होगा, बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेषण संप्रेषण भेजने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। अकादमिक आवश्यकता विभिन्न प्रकार के विषयों को आवश्यकता निपुणता की बात कर रहा है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न पे। 23वां देखिए क्या कर रहा है कि कक्षा 8 के अध्यापिका एक भाषा पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है, शिक्षार्थियों को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वो शिक्षार्थियों को 4-4 समूह काम करने के लिए कहती है। वह पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन
करने में मूल जैसा, कह रहा है कि मूल जैसा ना हो, इस गतिविधि पर क्या कहेंगे? तो पहला कह रहा है सामूहिक श्रुतलेख, दूसरा श्रवण कार्य, तीसरा लेखन कार्य, चौथा कह रहा है हमारा अनुच्छेद श्रुतलेख। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 23वें का। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 23वें का जो जाएगा सामूहिक के साथ जाएगा, क्योंकि समूह में सीखने के चार चार यहाँ पे बात कर रही है। यहाँ पे देखिए चार चार समूह बनाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सामूहिक श्रुतलेख होगा। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। 24वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 24 का हमारा देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एक विशेषता नहीं है? तो पहला हमारा कह रहा है कि यहाँ पे भाषा अक्षयता नहीं, भाषा है भाषा स्थिरता, भाषा स्थिरता हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा कह रहा है कि भाषा सांस्कृतिक अनुभव आधारित होता है, ये गलत है। ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कौन सी भाषा एक विशेषता नहीं है, नहीं की बात किया है, तो ये अच्छी भाषा भी होती है, भाषा स्थिर नहीं होती है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे पर भाषा सस्तिक होगा, ये भी सही है, इस आधार पे ये गलत है। भाषा एक अर्जित और सीखी हुई व्यवहार है, ये भी सही है, इस आधार पे ये भी गलत है। राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे आया भाषा स्थिर, एकदम राइट आंसर होगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देकर जाना है। करा कि अ और व कथनों को विचार करें। अकादमिक भाषा विशेषताओं को विशेषता है जो अकादमिक विषयों को विशिष्ट विशिष्ट है। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि अकादमिक भाषा के क्षेत्र में व्यवहार, शब्दावली और भाषा के सभी विषयों को परामर्श करना। तो पहला कह रहा है ए सही है, दूसरा कह रहा है ब सही है, तीसरा कह रहा है अ और ब दोनों सही है, तीसरा कह रहा है कि अ और ब दोनों गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे 25वां का किसके साथ जाएगा? तो 25वां का जाएगा, दोनों सही है। हमेशा याद रखिएगा, जहां पर ए और बी दोनों सही होता है वही आपका ऑप्शन सही होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 25वें का जो जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा एकदम राइट आंसर है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, बात कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा सभी लोग, ठीक। सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग, और शेयर अपने अपने ग्रुपों में कर दीजिए। पीडीएफ आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? 82 99 52 49 41। इस पे आप लोग मैसेज करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को हर प्रकार के यहाँ पे क्या है, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।